गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी से शांत रहेगा सब। एक एक्स्ट्रा पेन है तो दे दो। इससे आगे हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहो। हम लोग 20 की दांत चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आधा हुआ था आधा नहीं हुआ था। ठीक है, 20 की दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत का मतलब ये नहीं है कि वो दांत विषैला है। 20 की दांत का मतलब ये है कि अच्छा बोलता नहीं है, अच्छा वचन नहीं बोलता है, कुछ मतलब गुस्सैल टाइप के हैं। इसमें एक सेन साहब है, एक सेन साहिबा है। इसमें खोखा नाम का एक छोटा सा बच्चा है। इसमें एक काला कार है, जिसके वजह से सारा जो भी जड़ है, झगड़ा का जो जड़ है वो काला कार ही है। अगर वो कार नहीं होता तो झगड़ा नहीं होता। अब हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे वो हमको ध्यान लग रहा है कि हम यहाँ तक पढ़े होंगे या नहीं तो यहाँ तक पढ़े होंगे। ये पेज होगा या फिर ये पेज होगा। ये था, उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी, देखते हुए कुछ समझ पाते शक ही था। दरवाज़ा खोलने लगे, बढ़े और फिर वीडियो चालू है, चल रहा है ना उस पर टाइमिंग? हाँ चालू है। इनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्हें नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर व्हील पर बैठ गया। हाँ ये शायद हो चुका है ना, ये नहीं हुआ था, यहीं से पढ़ना है। अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहो, फिर से पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहो। अब बोल दिए ना, अब शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा हो गया था कि नहीं हुआ था। सब देखो, उसमें क्या था कि जो उनका जो एक ड्राइवर था, सेन साहब का जो ड्राइवर था, वो एक बच्चे को धक्का दे दिए थे। तो उस बच्चे के ठेहुना से जो घुटना है वहाँ से खून आने लगा था, और उसकी माँ आ गई थी उसको गोद में उठा करके, और कुछ कहा सुनी होने लगा था। बाद में फिर पता चला कि जो सेन साहब है उनका एक बेटा पीछे वाला जो लाइट होता है, बैक लाइट, उसको तोड़ देता है। तो उसको, वो जो दूसरा बच्चा था उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन सेन साहब का जो बच्चा हेड बैक लाइट तोड़ देता है, उसको कहा जाता है कि देखो अभी से ही इसमें इंजीनियर वाला गुण आ गया है। तो इसी पर एक कहानी है। अब हम आगे यहाँ से देख लेते हैं। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। होता क्या है कि जो इंजीनियर जिसको कहा गया था वो सेन साहब का बेटा था। अब उसको अलग रख दिए कार से हटा करके, ताकि फिर से और कोई नुकसान न पहुंचाए। और अपने दोस्तों के साथ सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। कहाँ गए? कार की तरफ। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। इनके जो मित्र आए हुए थे सेन साहब के घर पे, उनका नाम है, क्या नाम है? करने गया, हाँ, मिस्टर सिंह। उनका नाम क्या है? और ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? जेंटलमैन। क्या बनाना चाहते हैं? बाकी आगे कुछ बने या ना बने उसकी मर्जी। आप लोग थोड़े ही दिनों में कहानी भूल गए हैं, यही ना। ये एक सरकारी नौकरी, शायद डाकिया वाला नौकरी करते हैं मिस्टर सिंह। ये उनके मित्र हैं। और अपने बच्चों के बारे में जब बात चलता है तो सेन साहब कहते हैं कि हम अपने बच्चे को तो इंजीनियर बनाएंगे, और ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो जेंटलमैन बने, आगे कुछ बने या ना बने उसकी मर्जी। ठीक है, जेंटलमैन मतलब एक अच्छा आदमी बने, अच्छा आचरण का इंसान बने। ठीक है, तो वो फिर जाने लगे। वो फिर कहाँ जाने लगे? तो वो जब अपनी कार के पास गए तो गेट खोले। अब भाई गेट खोलेगा तभी तो कोई जाएगा। तो कार के पास पहुंचाने चले, नहीं होता है कि हाँ छोड़ करके आते हैं, कम से कम कार तक पहुंचा देते हैं। तो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। जब उनके जो मित्र थे वो अपने कार के अगले चक्के को देखें
तो अगला चक्का जो था वो बैठ गया था। जब नज़दीक जाकर देखे तो पता चला कि उसमें बिल्कुल हवा नहीं है, यानी कि वो पंचर हो चुका है। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी। वो जो छोटा लड़का था जिसके घुटना से ब्लड आने लगा था, वो उसका नाम क्या था? अच्छा, उसका नाम मदन था। खोखा का नाम कासू था, सॉरी, कोई बात नहीं। तो जो खोखा है उसका नाम क्या है? कासू। तो जो सेन साहब है वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कासू है वो उनके चक्का का हवा निकाल दिया है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। किसको कहा? ड्राइवर को। किसने? सेन साहब। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। लॉन मतलब लाइन बोला जा रहा है, ठीक है। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सेन साहब के ड्राइवर का नाम क्या था? सोफर। वो ऐसा बोल करके और चला गया कि काम तो उसी का लगता है, और उसके बाद कहाँ चला गया? पंप लाने चला गया हवा देने के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। इनके एक और दोस्त थे जो मुखर्जी साहब थे, उनकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, तो वो अपने कार में बैठे और चले गए। और ये जिनका चक्का में से हवा निकल गया था कार का, वो और सेन साहब दोनों मिल करके बातें करने लगे जब तक हवा डला रहा है। मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। अब बताओ, कोई लड़का वो चक्का में से हवा निकाल दिया तो इंजीनियर बनेगा? मिस्त्री भी तो बन सकता है, पंचर बनाने वाला भी बन सकता है। हाँ, बन सकता है कि नहीं बन सकता? कोई अगर लाइट फोड़ दिया है तो ज़रूरी है कि आईआईटी ही करेगा? आईटीआई भी कर सकता है। तब देखो, कुछ भी उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। मतलब वो चले नहीं गए। रुखसत का मतलब क्या है? चले नहीं गए। ये शायद रुखसत उर्दू का शब्द लिया गया, आप लोग जानते होंगे ज़्यादा, ठीक है। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। फिर से इस लाइन को पढ़िए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा जानते हैं? घर का ऐसा जो उस घर का सब काम करता हूँ। बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, बेरा को उन्होंने कहा, जैसे ना होता है घर में कोई एक ऐसा इंसान जो हर काम करने के लिए, कुछ भी काम होगा तो उसी को बोला जाएगा, ये ले आओ, ये करो, वो करो, तो वही। तो मदन के पिता, मदन जो छोटका बच्चा था जो जा रहा था कार के पास और घुटना से ब्लड निकल गया था, तो उसके पिता गिरधर लाल, मदन के पिता का नाम क्या था? को बुलाने का, क्या बुलाने के लिए किसने बोला? सेन साहब ने। सेन साहब ने बेरा को बोला कि मदन के पिता को बुला लो। जो मदन के पिता थे उनकी फैक्ट्री में किरानी था। जो सेन साहब है, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम कौन करता था? मदन के पिता गिरधर लाल किरानी था। और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था।
उनके घर में बगल में जो एक आउट हाउस था उसी में वो रहते थे। बुला लाने का हुक्म दिया गया। ठीक है। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। क्या देखो? आगे देखते हैं। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। सेन साहब गिरधर लाल को बुला करके कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया है, कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गया है, उसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे कार से दूर रहें। किसको कहा जा रहा है? मदन के पिता गिरधर लाल को बोला जा रहा है। और जब वो कार के पास गया, उसे हटाया गया तो वो हट नहीं रहा था और ड्राइवर से लड़ने लगा। और बाद में जब हम आए तो हमसे भी डरने के बजाय वो और भी उससे लड़ता ही रहा। गजब हाल है, झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं? गुंडे, चोर। अभी वो कै साल के था? 4 साल के था मदन। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। हाँ जी। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। सेन साहब गिरधर लाल को बोल रहे हैं। तुम जा सकते हो। अब हो गया, अब जा सकते हैं। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया। क्वार्टर 2 जगह पे प्रयोग होता है। एक तो वो क्वार्टर होता है जो पीने वाला, ये तो सब जानता होगा, दारू वाला क्वार्टर। और दूसरा एक सरकारी आवास जो होता है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी को, उसको क्वार्टर बोलते हैं। जो सरकारी आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है। और उस क्वार्टर का जो हेड ऑफिस होता है उसको बोलते हैं हेड क्वार्टर। ठीक है। आगे देखिए। तो उसी क्वार्टर, देखो, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया और लाइट कट गया। देखो आगे देखते हैं। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह स्यानागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड क्या है? एप्पाइल रप्पाइल द चाइल्ड। आगे इसके बाद इस लाइन के बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा। सुनो। जब रात में सेन साहब जो है वो गिरधर लाल को समझा करके जब भेजे, तब गिरधर लाल रात को जा करके जो मदन था उसको या तो पिटाई लगाया होगा या तो डांटा होगा। तो वो रोने लगा उसके चित्कार से, यानी चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। तो चित्कार जब आवाज़ बगल में गया किसके घर? सेन साहब के घर। तो उनके स्यानागार, स्यानागार मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सिनेमा घर? बताओ। हाँ, क्या? आवाज? नहीं,
और कोई? आप लोग सही बोल रहे हैं, सोने का कमरा। सोना वो गोल्ड वाला नहीं, जहां पर सोता है। बेडरूम जानते हो? बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? किचन को बताओ, किचन को, बाथरूम को। इसमें खास करके सबको कंफ्यूजन होता है। देखो, बाथ मतलब होता है नहाना, तो बाथरूम का मतलब होता है नहाने वाला घर, जिसको शुद्ध हिंदी में स्नानागार बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ जो स्नानागार है, इसका मतलब है सोने वाला जो बेडरूम होगा उसमें। तो स्नानागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से, अब मान लो बगल में कोई बच्चा रो रहा है पड़ोस में, तो नींद आएगा? नहीं, आ जाएगा। तो आराम में खलल पड़ने पर सेन साहब अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो गिरधर लाल है, ओए सुनो, सेन साहब अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो गिरधर लाल है वो भला इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वही मदन को बिगाड़ रखा है। अगर गिरधर लाल उसको ऐसे ही कड़ाई करके रखेगा तो कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा, यानी कि सुधर जाएगा। अभी बेचारा 4 साल का है, उसी को सुधारने पर तुला हुआ है। माता सेन की नींद उचट गई थी। इस लाइन का मतलब बताते हैं, स्पेयर द रॉड एंड द चाइल्ड। ये एक ईडियम्स टाइप है कुछ। ये क्या है? एक ईडियम नहीं, कुछ बात करते करते बोलने लगते हैं इडियट, रास्कल। तो उसी तरह से ये कोई हमको फ्रेज या फिर ईडियम्स टाइप लग रहा है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, या फिर किसी बुक का नाम होगा या फिर कोई स्कूल का नाम होगा। जब हम लोग शब्दार्थ देखेंगे तो शब्दार्थ में ये जरूर होगा। ठीक है, आगे देखो। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन एक रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के स्नानागार तक नहीं पहुंच सकती थी। देखो, जो सेन साहब की जो पत्नी थी वो भी परेशान हो गई थी, और मदन जो रो रहा था उससे ज़्यादा वो अपने पति के बकबक से परेशान हो गई थी। लेकिन अब भाई पति को थोड़ी बोल सकते हैं कुछ हो, तो इसलिए वो भी अपना गुस्सा मदन के ऊपर ही उतार दी। और क्या बोल रही है कि कैसे कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। कुछ भी, शांत रहो, ओए साइलेंस। चलो आगे देखो। फिर मदन का आर्तरुदन रुक गया था। आर्तरुदन बताओ, आर्तरुदन का कोई मतलब बताओ। एनीवन? शांत रहो। मदन का आर्तरुदन रुक गया था, मतलब वो जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जो रो रहा था वो अब बस थोड़ा सा, अब लगभग चुप होने के रास्ते पर चल गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के स्नानागार तक नहीं पहुंच सकती, मतलब अब साउंड वो कम गया था, बहुत दूर नहीं जा रहा था। आगे देखो। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। शांत रहो, देखो इधर। अगले दिन एक अलग ही कारनामा हो गया। जो खोखा था वो खेलते हुए कहाँ चला गया? बगल वाली गली में। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। कौन लट्टू नचा रहा था? मदन। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ओए शांत रहो, हम सबको देखते हैं बुआ। अगर आपको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं
तो आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा। सबको हम देखते हैं, अगर कोई आपको देख करके आपकी गलतियों को इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मजबूर ना करो। अगर हम क्लास में पढ़ाने आए हैं तो शांति से पढ़ो, कोई बात होगा बाहर कर लेना। लड़ाई झगड़ा अगर करना है, हंसी मजाक करना है, मस्ती करना है तो आराम से यहाँ से छुट्टी होता है चल जाओ उसके घर पे रहना, लूडो छक्का खेलना, मस्ती करना, मारना पीटना, कुछ भी करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज़रूरत, ये आपके मस्ती का जगह नहीं है, ये क्लास है। तो क्लास में पढ़ने आए हो, पढ़ो चुपचाप। कहाँ पे थे हम, भूला हूँ, जाते हैं। हाँ शांत रहो। तो जो खोखा था कासू, जिसका नाम कासू था, वो देखा मदन को धूल गर्दे में लट्टू नचाते हुए, तो वो भी उसके साथ खेलने के लिए एकदम उतावला हो गया। कौन? खोखा। आगे देखिए। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। मतलब एकदम टाइट आवाज़ में कि हाँ हमको भी दो, हम भी खेलेंगे। होता है थोड़ा एक डीएनए आ जाता है बड़े लोगों का, तो इसीलिए सेन साहब जब वैसे है तो खोखा में भी कुछ ना कुछ डीएनए आएगा ही, तो वही बात है। तो एकदम वो रोब से कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे बाकी जो दोस्त सब था जो खेल रहा था, वो सब सोच रहा था कि ये अमीर है, पैसे वाला है, हम लोग का दोस्त बन जाएगा तो अच्छे न है। तो बाकी जितने भी दोस्त था वो सब को इससे कोई ऐतराज़ नहीं था, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खोखा से थोड़ा सा तकलीफ था। कहाँ थे? इधर। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। किस पर? मोटर पर। एकदम नहले पे दहला वाला बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मदन किसको बोल रहा है? खोखा को बोल रहा है, ठीक है। आगे चलिए। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। जो खोखा था वो मदन को मार दिया एक फैट, एकदम खींच कर, क्योंकि वो जिस उम्र में था उस उम्र में वो अपनी बहनों को और नौकर को भी मार देता था, तो मदन को मारना कौन सी बड़ी बात है। तो एक घुसा मार दिया उसको। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मारने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। बाकी सब जो था वो थोड़ा सा पीछे हट गया और देखने लगा दोनों का लड़ाई। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई था, अब जैसे जो खोखा है वो एक अमीर घर का लड़का है, जो मदन है वो एक गरीब घर का लड़का। तो गरीब और अमीर घर के लड़के में जब लड़ाई हो गया तो उसको नाम दे दिया गया कुत्ते और पिल्ले की लड़ाई। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। जैसे अगर कासू के एरिया में मार हुआ रहता, लड़ाई हुआ रहता, तो वहाँ वो शेर बन जाता। लेकिन लड़ाई हुआ था किसके एरिया में? मदन के एरिया में। तो वहाँ से कासू थोड़ा ही देर में भाग निकला। देखो, शेर हो जाता, वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपनी दुर्द मनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के
मालिक के लाडले को ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमति हुई, तितर बितर हो गया। देखो होता है क्या है जनरली कि जब एक झोपड़ी वाले में और एक महल वाले में लड़ाई होता है तो अक्सर कौन जीतता है? महल वाले, क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, पावर रहता है, सब कुछ रहता है। उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब आपका जो झोपड़ी है आपके पड़ोसी जाकर के उसका मदद करने लगता है, वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो जब पड़ोसी ही उसका साथ देने लगता है तब ज़्यादा तकलीफ होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि झोपड़े वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाला। लेकिन झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करने लगते हैं कि झोपड़ी वाला अगर मान लो कोई दो गो है तो दोनों गरीब हैं, तो एक जो है जा करके उसका मदद करने लगता है, तो फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बगल वाले का। तो इसमें अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कि हाँ ये अमीर है तो हम इसके साइड हो जाते हैं। उसको ये सब से कोई मतलब नहीं है। दोस्त मतलब दोस्त, मार हुआ तो मारेंगे, बात ख़त्म। एक ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता कि लड़कों का दोस्ती ऐसा है, भाई ने बोला करने का तो करने का उसे कोई मतलब नहीं कि गलत है कि सही है, मार हुआ है तो होगा। तो बच्चों में ये इतनी समझ नहीं है कि हाँ बचाया जाए या फिर छुड़ाया जाए कुछ भी, या फिर इसके साइड से लड़ा जाए या उसके साइड से। जैसे ही लड़ाई हुआ है थोड़ा देर देखा, उसके बाद इधर उधर भाग गया, या हमको भी पिटाई लगेगा उसको भी पिटाई लगेगा तो इसलिए सब क्या हो गया? भाग गया, तितर बितर हो गया। क्या हो गया? तितर बितर मतलब छिटक गया। आगे देखो, मदन घर नहीं लौटा लेकिन जाते ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मार खाना मतलब क्या है? डांट सुनना, मार खाना, ये सब छोटा बच्चा के लिए वो तो रोज़ दिन होता है, रोज़ का है उठौना। तो जो मदन था वो 8-9 बजे तक घर गया ही नहीं, इधर उधर घूमता रहा। और उसके बाद गली के दरवाजे से, सामने वाले दरवाजे से नहीं, गली के दरवाजे से वो अपने घर में गया। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। आज जो पिटाई लगेगा वो बाकी दिनों की तुलना में बहुत भयानक होने वाला था। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर ही बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। अब वो जो अंदर बातचीत चल रहा था, सबसे पहले ये गया, भर पेट खाना खा लिया आराम से, और जो दरवाज़ा था, गेट था, उस गेट से जाकर के सट गया और अंदर की बातचीत सुनने लगा। अंदर जो बातचीत हो रहा था उसमें उसकी माँ क्या बोली वो सही से नहीं सुन सका, लेकिन उसके पापा उसके बाद जो जवाब दे रहे थे वो ये सुना। तो क्या सुना कि साहब ने कुछ नहीं मदन के बारे में बोला, साहब ने सिर्फ ये बोला कि कल से तुमको काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन का इसमें कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, वो कौन कह रहे हैं? गिरधर लाल अपनी पत्नी से बता रहे हैं। आगे देखिए, वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। गजब हाल है, मतलब कि लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। वाह वाह, अति उत्तम। मदन जो है वो हमेशा अपने पिताजी से पिटाते रहता है
और रोता भी है, लेकिन बहादुरी के साथ उसको तो पता था कि आज हम मार किए हुए हैं, अगर पता होगा घर पे पता चल ही गया होगा, पिटाई लगने वाला है, फिक्स है। तो वो जैसे ही देखा हाथ बांध लिया और मुंडी नीचे करके खड़ा हो गया, पीट लीजिए थोड़ा सा। आगे देखो, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। कौन? मदन के पिताजी गिरधर। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। नहीं होता है जैसे पता चल जाता है कि हाँ पिटाई लगने वाला है तो एकदम शरीर को ऐसे टाइट कर लेता ना, जब हम ही जाते हैं किसी के पास तो उसको लगता है कि मारेंगे तो एकदम ऐसे कर लेगा, ऐसे करता है कि नहीं, एकदम टाइट कर लेता ताकि चोट कम लगे। तो उसी तरह से ये जो मदन था अपने दांत भींच लिए, शरीर को क्या कर लिया, टाइट कर लिया कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। देखो हुआ क्या, मदन जो था बेचारा सहमा हुआ था कि आज तो पिटाई लगेगा, गया और अपने पापा के सामने, पिताजी के सामने खड़ा हो गया, एकदम शरीर को टाइट करके कि अब पिटाई लगने वाला है। उसके पिताजी उसके पास आए, बेचारा डरा हुआ था। अब उसको पिटाई लगने के बजाय उसके पिताजी उसको गोद में उठा लिए। उसके पिताजी क्या किए, लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन अब सोच रहा है ये क्या हो गया, कहीं उठा करके पटक तो नहीं देंगे। आगे देखो, मदन हक्का बक्का रह गया, अपने पिता को देख रहा था। अब वो देख रहा है आखिर ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, याद नहीं उसके पिता। अब वो सोच रहा है कि हमको तो याद ही नहीं कि इससे पहले मेरे पिताजी कब गोदी उठाए थे, इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ। अब देखो कहानी में ट्विस्ट देखो, हुआ क्या है कि जो सेन साहब थे वो गिरधर को अपनी नौकरी से निकाल दिए, अपने घर से निकाल दिए कि अब तुमको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी दिन, जिस दिन नौकरी से निकाला गया, उसी दिन इन दोनों का झगड़ा हो गया, खोखा और मदन का। मदन मार करके दो दांत तोड़ दिया खोखा का। शाम को इसको लगा कि पिटाई लगेगा। अब मदन के जो पिता थे गिरधर, वो भी नौकरी से निकाले जा चुके थे, तो उनको तो गुस्सा था कि बदला लेना है। अब बदला उनका बेटा ले लिया, मदन मार दिया, दांत तोड़ दिया। तो उसको पीटने के बजाय उसको गर्व के साथ बोले, किसको, मदन को। गिरधर बोल रहे हैं कि शाबाश बेटा, तूने जो किया एकदम सही किया, दो चार गो दांत और तोड़ देता। तूने तो, हम तो कुछ नहीं कर सके सेन साहब का, लेकिन तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। तो मदन कह रहा है हाँ 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 तोड़ दिए। अब इसको जान में जान आ गई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ा, दो दांत तोड़ दिया था। चलो आगे देखो, खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है, क्या सीख मिलता है, हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आपके पिताजी साथ हैं तो सामने वाला का 10 गो दांत तोड़ दो। शांत रहो, साइलेंस। ओए सुनो 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 सुनो, शांत रहो, सुनो। इस कहानी में एक ब्लैक मोटर कार, स्कूटर बोल रहे थे हम, एक ब्लैक कलर की मोटर कार था जो सेन साहब का था। उसके बाद इसमें सेन साहब के जो 5 लड़कियां थी उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, सेन साहब का बेटा का नाम खोखा नहीं था, बेटा का नाम था कासू। प्यार से उसे सब खोखा बोलते क्योंकि वो हमेशा
खोखते रहता था, नहीं ये नहीं है, ठीक है। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला, मतलब पड़ोस की गली में रहने वाला एक मदन नाम का लड़का था, जिसके पिताजी का नाम था गिरधर। वो गिरधर उन्हीं सेन साहब के यहाँ काम करता। बाद में वो मदन जो है वो सेन साहब की कार के पास गया, तो उसके ड्राइवर जो शोफर था सेन साहब के, उनमें झगड़ा हो गया, ठीक है। शोफर शायद मदन को धकेल दिया था और घुटना फूट गया था, जिससे ब्लड आ रहा था, ठीक है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पता चला कि जो गिरधर है उसको अपने नौकरी से सेन साहब निकाल दिए हैं, और उसी दिन जो खोखा है वो मदन के गांव में या मदन की गली में लट्टू खेलने जाता है, और एकदम जोर से बोलता है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। तो वहाँ पे मदन क्या करता है, 2 दांत तोड़ देता है। अब मदन को यहाँ डर था कि घर जाएंगे तो पिटाई लगना तय, लेकिन उसके पिताजी उसको मारने के बजाय, पिताजी का नौकरी चला गया था उसी के वजह से, तो उसको मारने के बजाय उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको गर्व से कहते हैं तुमने जो किया वो एकदम 2-4 दांत और तोड़ देते। तो मदन खुश हो जाता है। इस कहानी में इतना ही था। आपके लिए होमवर्क में ये है कि जो अभ्यास प्रश्न है उसको देख करके आना है, जो उसमें शब्दार्थ है ये सब देख करके आना है। अगले क्लास में अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ ये सब जो है उसी को हम देखेंगे, और इस कहानी का सारांश लिख करके लाना है। क्या लिखना है? सारांश। जैसे कविता का समरी लिखते हैं ना इंग्लिश में, समरी जिसको लिखा जाता है उसी को बोलते हैं सारांश। सारांश क्या होता है? आपको पूरा कहानी नहीं लिखना है, सारांश में पूरा कहानी नहीं लिखना है, उस कहानी को अपने शब्दों में आप एक पेज में लिख करके लाइएगा। इस कहानी में पूरा, पहले आप लोग खुद से इस कहानी को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद सारांश लिखने का तरीका सबसे ऊपर चैप्टर का हेडिंग देना है, और उसके बाद उसके बारे में लिखना है, कहानी के बारे में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सारांश आपको इसका लिख करके लाना है। अगले दिन हम सबका कॉपी चेक करेंगे, कोई कहीं से छाप करके नहीं लाएगा। जिसको जितना समझ आता है, जितना क्षमता है, उसी अनुसार से सब अपने शब्दों में लिखेगा, कोई कहीं से देख करके नहीं लिखेगा। क्लियर? क्विज क्विज हो जाएगा किसी दिन। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।